नमस्कार, ऑप्टिक्स के इस लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स रिंग्स। आज के टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि आज का टॉपिक पिछले टॉपिक से कैसे रिलेटेड है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आज का टॉपिक आप थोड़े ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो पिछली क्लासेस में हमने पहले डिस्कस किया इंटरफेरेंस ड्यू टू अ थिन फिल्म, फिर हमने डिस्कस किया इंटरफेरेंस ड्यू टू अ वेज शेप्ड थिन फिल्म। कहने का मतलब ये हुआ कि फिल्म का शेप चेंज हो गया, लेकिन हम स्टडी इंटरफेरेंस ही कर रहे हैं। यहां पर हमने देखा कि एक लाइट एक रे को इंसिडेंट कराया, उसका एक पार्ट यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया और एक नीचे से आकर रिफ्लेक्ट हुआ। तो जो रे 1 और 2 है, इनका इंटरफेरेंस हमने स्टडी किया फॉर रिफ्लेक्शन एज वेल एज ट्रांसमिशन। अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो रे 1 और 2 का जो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस है वो निकल कर आता है 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाई 2। और ये पाथ डिफरेंस यदि n लैम्डा के बराबर होता है तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस होता है। अगर ये n माइनस हाफ लैम्डा के बराबर होता है तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस होता है। अगर ऐसे ही दो रेज हम जो ट्रांसमिट हुई हैं उनका इंटरफेरेंस कराएं तो ट्रांसमिशन के लिए आपका पाथ डिफरेंस निकल कर आता है 2 म्यू टी कोस आर। और यदि ये पाथ डिफरेंस आपका n लैम्डा के बराबर होता है तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और n माइनस हाफ लैम्डा के बराबर होता है तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये तो हमने कंडीशंस देखी थी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था अगर इस थिन फिल्म के ऊपर जो लाइट सोर्स यूज किया जा रहा है यदि वो पॉइंट सोर्स है तो जो फ्रिंजेस बनती हैं वो अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट सर्कल्स बनते हैं आपके। ये बातें हमने इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म में स्टडी की। वेज शेप्ड थिन फिल्म में हमने देखा सिमिलर तरीके से कि एक लाइट इंसिडेंट कराई है, एक पार्ट ऊपर से रिफ्लेक्ट हो गया और एक नीचे आकर रिफ्लेक्ट हुआ। इन दोनों रेज का जब इंटरफेरेंस हमने स्टडी किया तो उस इंटरफेरेंस को स्टडी करने के बाद जो पैटर्न बना, जैसे यहाँ पे सर्कल्स बने थे, यहाँ पर आपके अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की स्ट्रेट लाइंस बनी इस तरीके से। और इन अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस था जिसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं वो निकल के आया था लैम्डा बाय 2 म्यू थीटा। तो ये दोनों केसेस हमने डिस्कस किए। कहने का मतलब है पहले एक थिन फिल्म थी जिसके के दोनों सरफेस पैरेलल थे, यहां पर एक वेज शेप्ड फिल्म थी जिसमें एक सरफेस हल्का सा इंक्लाइंड था। दोनों केस में हमने देखा कि आपका फ्रिंज पैटर्न कैसा बनता है, और दूसरा हमने फ्रिंज पैरामीटर स्टडी किया। कुल मिला के हमें दो चीजें स्टडी की, एक तो फ्रिंज पैटर्न, जैसे कि यहां पर पॉइंट सोर्स के कारण सर्कुलर फ्रिंजेस बनी, यहां पर जब प्लेन वेव इंसिडेंट कराई, प्लेन वेव लिखना भी इंपॉर्टेंट है, प्लेन वेव जब इंसिडेंट कराई तब आपका जो पैटर्न बनता है वो बनता है अल्टरनेट स्ट्रेट एंड डार्क लाइंस। ये फ्रिंज पैटर्न कहलाता है। एक होता है फ्रिंज पैरामीटर। फ्रिंज पैरामीटर का मतलब है जैसी आपकी पैटर्न बना है उसमें कोई आप पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या। जैसे यहां पर अल्टरनेट डार्क और ब्राइट लाइंस, हम बोल सकते हैं कि 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना है, बीटा। तो यहां पर फ्रिंज विड्थ ही आपका फ्रिंज पैरामीटर बन जाता है। तो दो तरह की फिल्म हमने डिस्कस कर ली है। न्यूटन्स रिंग में हम क्या करते हैं, एक इन दोनों से अलग तरह की फिल्म को लेते हैं, लाइट इंसिडेंट कराते हैं और फिर इंटरफेरेंस को स्टडी करते हैं। और इंटरफेरेंस स्टडी करने में हम बेसिकली दो बातों का ध्यान रखते हैं कि हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न कैसा बना, और दूसरा फिर फ्रिंज पैरामीटर को हम डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो फिल्म है इस पर्टिकुलर केस में वो कैसी है। न्यूटन्स रिंग के केस में आपकी फिल्म कैसी है, ये सबसे पहले एक बार डिस्कस करते हैं। आपका एक ग्लास स्फीयर गिवन है,
मतलब ग्लास के मटेरियल का एक स्फीयर बना हुआ है, उसको मैं यदि लोअर पोर्शन से ऐसे कट कर दूं तो उसका शेप एक ऐसा कटोरी जैसा बन जाएगा। तो उस शेप को मैंने यहां बनाया, जो पोर्शन कट किया है वो यहां बनाया है। इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज इट्स अपर सरफेस इज प्लेन एंड लोअर सरफेस इज कन्वेक्स। तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को हमें ग्लास स्लैब के ऊपर रखते हैं। तो इस ग्लास स्लैब और इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में जो ये पोर्शन बच गया जिसमें कि एयर फिल्ड है, यही आपकी फिल्म कहलाती है। जैसे कि वेज शेप्ड थिन फिल्म में हमने क्या किया था, दो ग्लास स्लाइड्स को ऐसे इंक्लाइंड रखा था और उनके बीच में जो एयर थी वही हमारी फिल्म थी। इस केस में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एयर की जगह कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड फिल कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए एक बार एयर को ही कंसिडर कर रहे हैं। तो यहां से इस डायग्राम से नेक्स्ट डायग्राम हमें देखिए, वेज शेप थिन फिल्म में भी हमने जो आपकी ग्लास स्लाइड्स है उन पे कंसंट्रेट नहीं किया था, फिल्म के ऊपर कंसंट्रेट किया था। यहां भी हम क्या कर रहे हैं, इस डायग्राम से जब ये डायग्राम बनाया तो जो फिल्म है, फिल्म का शेप ऐसा होगा। ये आपका जो यहां से निकल के आया है ये शेप आपका फिल्म का है। यहां पे मैंने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस या ग्लास स्लैब नहीं दिखाया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले हमने इस तरह की फिल्म के इंटरफेरेंस को स्टडी किया, फिर हमने इस तरह की फिल्म के इंटरफेरेंस को स्टडी किया, और अब हम इस तरह की फिल्म को स्टडी, इस तरह की फिल्म के कारण इंटरफेरेंस को स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसको फर्दर स्टडी करने के लिए आपको 3 अप्रोक्सीमेशंस या अजम्पशंस मानने पड़ेंगे। सबसे पहला क्या है, जिस स्फीयर का ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पार्ट है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी लार्ज। यू कैन से रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी लार्ज। इस बात से क्या फर्क पड़ेगा? इस बात से हमारा फर्क ये पड़ेगा, आप मान लीजिए जो मैंने फिल्म बनाई है, ये नीचे वाला पार्ट है आपका इस ग्लास स्लैब के अपर सरफेस। अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी लार्ज तो आपका ये जो जितना शार्पली मुड़ना चाहिए, मतलब अगर छोटा स्फीयर होगा तो ये सरफेस ज्यादा शार्पली मुड़ता, अब ये बहुत कम शार्पली मुड़ेगा, तो ये रेडियस बहुत बड़ा है। इस बात से फायदा ये होगा इस अप्रोक्सीमेशन से कि जब आप इस फिल्म के किन्हीं भी 2 सरफेस को कंसिडर करेंगे, मान लीजिए आपने यहां पर इस सरफेस और इस सरफेस को कंसिडर किया, तो दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल, और पैरेलल होने के कारण हम क्या कर सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला 2 म्यू टी कोस आर हमने यहां पर डिराइव किया था, वही फॉर्मूला हम इस केस में भी यूज कर सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका बहुत बड़ा है। आपका पहला अप्रोक्सीमेशन ये है। दूसरी बात, जो आप यहां पर लाइट यूज कर रहे हैं, जो आप लाइट इंसिडेंट कराएंगे वो आपकी प्लेन वेव होगी। प्लेन वेव का मतलब क्या है, जैसे कि आपका सर्कुलर वेव होती है, वाटर में जनरेट होती है, इसी तरीके से एक प्लेन वेव भी जनरेट हो सकती है। प्लेन वेव का मतलब है उसका वेव फ्रंट प्लेन होगा। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ये आपकी बुक है, इस बुक से जो पॉइंट्स हैं ये एक वेव फ्रंट मान लीजिए, इस वेव फ्रंट पर जो हर पॉइंट है इट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, और वो जब वेवलेट्स एमिट करेगा तो उसके ऊपर नए वेवलेट्स पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इट विल गिव लोकेशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट, फिर आगे वेव फ्रंट। कहने का मतलब वेव इस तरीके से चलेगी। जब भी हम लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच आर इन सेम फेज निकालने का प्रयास करेंगे तो इट विल गिव अस अ प्लेन।
ओके, तो प्लेन वेव आपको समझ में आ गई। यहां प्लेन वेव हमने इस्तेमाल की है। थर्ड जो बात हमें याद रखनी है वो है रेज का नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है। ये तीनों बात ध्यान में रखते हुए अब हम आगे स्टडी करते हैं कि इंटरफेरेंस यहां पर कैसे होगा। आप मान लीजिए कि एक लाइट रे यहां इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट होगी तो वो जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसके अंदर डायरेक्टली ट्रेवल करेगी, क्योंकि उसका ऊपर वाला सरफेस कैसा है, प्लेन है। वहां पर आपकी लाइट बेंड नहीं होगी। तो बेंड नहीं होगी तो वो फिल्म के सरफेस पर यहां पर टकराएगी। तो फिल्म के सरफेस पर जब टकराएगी तो पहला रिफ्लेक्शन यहां से होगा। दिस इज रे नंबर 1। उसका एक पार्ट नीचे आके वापस रिफ्लेक्ट करेगा। दिस इज रे नंबर 2। अब इन दोनों रेज का इंटरफेरेंस हमें स्टडी करना है। आप ये मान लीजिए यहां से जब रे अंदर ट्रेवल करके आई है तो इस केस में फिल्म की विड्थ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर t है। आपको ध्यान ये रखना है कि रे अगर अलग पॉइंट पर स्ट्राइक करती, इंसिडेंट होती, तो आपका पाथ जो फिल्म के अंदर ट्रेवल करेगी रे, इट विल बी डिफरेंट। अब यहां पर रे हमने इंसिडेंट करा दी। अब ये दोनों रेज कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी या डिस्ट्रक्टिवली या कहीं बीच में। इट विल डिपेंड ऑन पाथ डिफरेंस ऑफ दीज टू रेज या वेव्स। अब अगर पाथ डिफरेंस निकालें तो हम बोलेंगे इस अपर सरफेस ऑफ फिल्म एंड लोअर सरफेस ऑफ फिल्म आर ऑलमोस्ट पैरेलल। Therefore, we can use formula for path difference as 2 mu t cos r। ये आपका बेसिक फॉर्मूला आपने लिख लिया। अब देखते हैं कि जो रे 1 और 2 यहां पर रिफ्लेक्ट हुई, क्या उनमें कोई फेज चेंज अकर हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, जो रे नंबर 1 है ऊपर वाले सरफेस से जो रिफ्लेक्ट हुई है वो डेंसर टू रेयरर मीडियम ट्रेवल कर रही थी, मतलब डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही थी। तो ऐसे केस के रिफ्लेक्शन में फेज चेंज नहीं होता। आप रे नंबर 2 को कंसीडर कीजिए। रे नंबर 2 यहां रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही थी। अगर सामने वाला मीडियम डेंसर है तो फेज चेंज होगा। अगर फेज चेंज पाई से होगा तो उसके इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस λ/2 होगा। तो यहां λ/2 का पाथ डिफरेंस आएगा। और यदि ये नॉर्मल इंसिडेंस है तो r विल बी 0। r विल बी 0, cos 0 इज 1। तो इफेक्टिव ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज 2 mu t माइनस λ/2। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस पर्टिकुलर केस में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिल्म एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड आर कांस्टेंट। ओनली वेरिएबल इज टी वेरिएबल क्यों है? अगर आप किसी और जगह रे को इंसिडेंट कराएंगे तो जो उसको फिल्म के अंदर पाथ ट्रेवल करना है वो डिफरेंट होगा। तो कुल मिला के रे 1 और 2 का पाथ डिफरेंस विल डिपेंड ऑन टी। इतनी बात आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि फ्रिंज पैटर्न कैसा बनेगा। हमने पाथ डिफरेंस स्टडी किया, अब स्टडी करते हैं एक बार कि फ्रिंज पैटर्न कैसा बनेगा। ये सेंटर है, इस सेंटर से ये दूरी आप मान लीजिए Rn है। अगर इतनी ही दूरी पर यहां मैं एक रे इंसिडेंट कराऊं तो ये जो रे इससे यहां फिल्म के अंदर टी पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा था, तो यहां भी इसको टी ही पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर मैं इस आर एन रेडियस का एक सर्कल यहां ड्रॉ कर लूं इस तरीके से, और इस सर्कल पर जो भी रे इंसिडेंट होगी उसको जो नीचे वाला पोर्शन है फिल्म का उसमें टी पाथ ही ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर टी पाथ ही ट्रेवल करना पड़ेगा तो आप एक बार के लिए मान लीजिए कि रे 1 और 2 का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था। कहने का मतलब पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर था।
अगर n लैम्डा के बराबर था रे 1 और 2 का, तो यहां जो रे आई उनका भी वही होगा, इसका भी वही होगा। सब रेज, अगर ये दो रेज कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं तो सारी की सारी रेज कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। इसका मतलब एक ब्राइट लाइट का सर्कल बनेगा जिसका रेडियस Rn है। तो ये आपका जो सर्कल बना, ये ब्राइट सर्कल बना है। जब आप ऊपर से देखेंगे, जो रेज रिफ्लेक्ट बैक ओ के ऊपर गई और इंटरफेरेंस हुआ, जब उसको टेलीस्कोप के थ्रू आप देखेंगे तो आपको Rn रेडियस पर एक ब्राइट सर्कल दिखेगा। अब ध्यान से देखिए आप, अगर मैं t को बढ़ा दूं, तो आपका पाथ ट्रेवल्ड इनसाइड दिस विल इंक्रीज। कहने का मतलब t बढ़ाने से ये वाला पाथ डिफरेंस बढ़ेगा, और पाथ डिफरेंस बढ़ते बढ़ते ऐसा होगा कि वो दोनों रेज डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, तो आपका एक डार्क सर्कल बनेगा। उसके बाद भी अगर आप t को बढ़ाएंगे तो आपको आगे फिर से एक ब्राइट सर्कल बनेगा। तो कहने का मतलब अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो कि सर्कुलर हैं अपने शेप में, ऐसी आपकी फ्रिंजेस बनेंगी, सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगी। अल्टरनेट डार्क ब्राइट सर्कुलर फ्रिंजेस विल बी फॉर्म्ड इन केस ऑफ न्यूटन्स रिंग्स। और ये सर्कल बन रहे हैं, इसीलिए इसको न्यूटन्स रिंग्स का भी नाम दिया गया है। तो आपको ये समझ में आ गया कि फ्रिंज पैटर्न कैसा होगा। एक बार मैं इन नेक्स्ट 2 सर्कल्स को एक बार रब कर रहे हैं, हम सिर्फ Rn वाले सर्कल को कंसीडर कर रहे हैं। अगर यहां पर बहुत सारे सर्कल्स बन रहे हैं, तो हमने इस सर्कल के रेडियस को Rn बोलने का मतलब है कि हम nth ब्राइट फ्रिंज को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी फ्रिंजेस होंगी, तो जो nth है उस ब्राइट फ्रिंज को हम कंसीडर कर रहे हैं यहां पे, इसलिए इसका नाम दिया गया Rn। ठीक है, इतना स्टडी करने के बाद कि फ्रिंजेस आपकी सर्कुलर बनेंगी, आगे हमें निकालना है कि इस Rnth ब्राइट फ्रिंज का रेडियस की मैथमेटिकल वैल्यू कितनी होगी, एक्सप्रेशन क्या बनेगा। इसको निकालने के लिए आपको पहले तो यहां पे आप इसको सोल्व कर लीजिए। 2μt = n + ½ लैम्डा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसको फर्दर Rn को निकालने के लिए आपको एक मैथमेटिकल थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, जिसमें क्या होता है, ये आपका सेंटर है, इसका रेडियस r है, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर था वो r था। अगर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करी जाए सर्कल पे, और उसके अलावा एक कोड ड्रॉ की जाए, तो ये पॉइंट मान लीजिए A है, ये B है, B पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जिसने सर्कल को A पॉइंट पे टच किया, और B पॉइंट से एक कोड ड्रॉ की जो सर्कल को पॉइंट C और पॉइंट D पर कट करती है। ऐसे केस में एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है, जो होता है AB² = BC × CD। ये आपकी एक मैथमेटिकल थ्योरम होती है। अब इसका यहां पे कैसे यूज करेंगे, आप ध्यान से देखिए। ये जो AB है, पॉइंट B मैंने ऐसा कंसीडर किया है कि जो सर्कल ये बन रहा है ब्राइट फ्रिंज का, उसको मैं यदि यहां बना दूं, इसकी सीध में यहां ऐसे, तो जो ये बड़ा सर्कल है, इस सर्कल से मैं इस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं B पॉइंट से। ये वो टेंजेंट है A और B, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है। अब इससे मैं यदि कोड ड्रॉ करूं इस बड़े सर्कल पे,
तो ये इस सर्कल को कहां पे कट करती है, सी पे, और एक आगे जाके डी पे कट करेगी। तो जो ए बी है यहां पर कितना है, आर एन। हमने बी पॉइंट जिससे टेंजेंट ड्रॉ करनी है वो ऐसे सेलेक्ट किया है कि जो हमारी ब्राइट फ्रिंज बन रही है वो उसकी सीध में ही हो, यहां बिल्कुल उसके सामने हो। इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया और एक कोड ड्रॉ की। यहां पर जो थिकनेस है वो टी है। कहने का मतलब ये है कि हमें ए बी नोन है, ए बी आर एन है, बी सी नोन है, बी सी इज टी। अब ध्यान देने लायक बात ये है कि जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है बहुत बड़ा है। अगर बहुत बड़ा है तो ये जो लाइन बी डी होगी इट विल बी वेरी क्लोज टू डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो कहने का मतलब बी डी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2r। r इज रेडियस ऑफ द सर्कल एंड 2r इज डायमीटर। तो आप इन सब चीजों को, और बी डी आपने निकाल लिया, बी डी के अलावा जो बी सी है वो है थिकनेस ऑफ फिल्म। बी सी इज थिकनेस ऑफ फिल्म। अब जब इन वैल्यूज को आप यहां पुट करोगे तो ए बी इज आर एन स्क्वेयर, बी सी इज टी एंड सी डी इज 2r माइनस टी। इसको आप हल्का सा मैथमेटिकल मैनिपुलेट करेंगे, आर एन को मैं लिख सकता हूं डायामीटर बाय 2, डायामीटर बाय 2। डी एन इज डायामीटर ऑफ nth ब्राइट सर्कल का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, यहां पर t इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r। रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा है तो हम यहां पे t को नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ 2rt बचेगा, 2rt। इसको सोल्व करेंगे तो डी एन स्क्वेयर इक्वल टू 8rt। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब आप साथ में सोल्व करोगे, यू कैन राइट वैल्यू ऑफ t फ्रॉम दिस इक्वेशन, यू कैन पुट इट हेयर। तो ये हो गया आपका डी एन स्क्वेयर इक्वल टू 8r बाय 2 म्यू n प्लस हाफ लेमडा। तो कहने का मतलब इन दोनों इक्वेशंस को हम जब सोल्व करेंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहां से निकल के आया आपका डी एन स्क्वेयर इक्वल टू 4r लेमडा बाय म्यू इक्वल टू n प्लस हाफ। ये आपका क्या निकल के आया है, डायामीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग। जो आपकी nth ब्राइट रिंग है। देखिए अगर आपको फिजिक्स समझ में आ गई है तो ये थ्योरम्स हमने यूज किए हैं बहुत ही सिंपल हैं। इसको आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप रिपीट करके जब लेक्चर को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। और फाइनली हमें निकालना यही था कि डायमीटर या रेडियस ऑफ nth ब्राइट सर्कल वो हमने निकाल लिया है। यहां तक आपको शायद अब क्लियर होगा। अब आप ध्यान से देखिए, जो सेंटर पर बिल्कुल हमें ये तो पता है कि अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनेंगे। सेंटर पर आपका डार्क स्पॉट बनेगा या ब्राइट स्पॉट बनेगा, ये कैसे पता करें? तो ध्यान से देखिए, जब रे आपकी सेंटर पर गिरेगी तो नीचे देखिए जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट जीरो है। थिकनेस आपकी ऑलमोस्ट जीरो है। तो आप जब पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला लिखते हैं 2 म्यू टी कोस r माइनस लेमडा बाई 2, तो वहां पे 2 म्यू टी जो है वो दोनों के लिए सेम है। रे 1 जो ऊपर से रिफ्लेक्ट करेगी वो भी और नीचे से रिफ्लेक्ट करेगी वो भी।
सिर्फ और सिर्फ आपका क्या आएगा, λ/2 का जो फेज चेंज हो रहा है उसका फैक्टर आएगा। इसको मैं फिर से समझाता हूं एक बार। आप ऐसा समझिए कि जो आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है वो ग्लास स्लैब पर रखा है, तो हमेशा देखिए जब भी किसी चीज को हम किसी चीज के ऊपर रखते हैं तो उसको बिल्कुल टच नहीं करती है। क्या मतलब हुआ कि इस ग्लास स्लैब के ऊपर कुछ डस्ट पार्टिकल्स डेफिनेटली होंगे और उस डस्ट पार्टिकल्स के कारण इनके बीच में एक स्लाइड बहुत छोटा सा गैप, ऑलमोस्ट जीरो टाइप, या आप मान लीजिए ऐसे डस्ट पार्टिकल्स है जिसके कारण ये इससे जस्ट टच नहीं कर पाता। तो कहने का मतलब एक थिन फिल्म तो बनेगी, फिर भी बहुत थिन फिल्म। एक रे जो सेंटर पर आई, एक यहीं से रिफ्लेक्ट हुई और एक नीचे जाकर रिफ्लेक्ट हुई, तो पाथ डिफरेंस जो टी वाला फैक्टर है वो तो दोनों में लगभग सेम रहेगा, लेकिन जो फेज चेंज हुआ था उसमें अंतर पड़ेगा। इसका मतलब रे 1 और रे 2 आपस में फेज डिफरेंस रखती हैं पाई का। अगर पाई का फेज डिफरेंस रखती हैं तो दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली। इसका मतलब जो सेंटर पे बनेगा वो आपका डार्क स्पॉट बनेगा। ठीक है, फर्स्ट जो आपका ब्राइट सर्कल बना उसका रेडियस कहां से निकालेंगे? जो आपका ब्राइट सर्कल बन रहा है उसका अगर आपको डायमीटर या रेडियस निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। R क्या है? R इज रेडियस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, लैम्डा इज वेवलेंथ यूज्ड, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, n इज एन इंटीजर। अगर आपको फर्स्ट ब्राइट रिंग का डायमीटर निकालना है तो आप D1 निकालेंगे। तो D1 इक्वल टू उसमें आप n इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब आपको फर्स्ट का निकालना है तो आप उसमें n इक्वल टू 0 पुट करेंगे। n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आप इसको 0 भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम आपकी पाथ डिफरेंस की इक्वेशन लिखते हैं तो जहां पर हमने -λ/2 पुट किया वहां पर आप +λ/2 भी पुट कर सकते हो, क्योंकि पाथ डिफरेंस हमें क्या करना है, पाथ डिफरेंस में λ/2 का फैक्टर एक्स्ट्रा ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, इतना ही करना है। तो वहां पर यदि हम ½ लैम्डा करते तो यहां पर -1 n - ½ हो जाता, और n - ½ होता तो आप n को 1 से पुट कर सकते थे तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि फर्स्ट डायमीटर का फॉर्मूला बन जाएगा 4r λ μ½ ये आपका फर्स्ट ब्राइट सर्कल के डायमीटर हमने निकाल लिया है। आप n को 2 पुट करेंगे तो इस तरीके से आप आगे निकाल सकते हैं। ये आपका रिफ्लेक्शन के केस में सारा मैथमेटिक्स और एनालिटिकल जो भी डिस्कशन था कंप्लीट हुआ। हमने क्या डिस्कस किया है कि एक इस तरह की फिल्म थी, उसके ऊपर लाइट हमने इंसिडेंट कराई और वो जब रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो उसने इंटरफेरेंस शो किया, उससे पैटर्न हमारा बना अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का, और इन डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का जो रेडियस आया या डायमीटर आया वो इस फॉर्मूले से आएगा। अगर हम ट्रांसमिशन के लिए डिस्कस करें, ट्रांसमिशन का मतलब है कि जो दो रेज इस फिल्म से बाहर इस साइड निकल कर आई उनका इंटरफेरेंस शो करें, तो उस मैथमेटिक्स में हल्का सा चेंज होगा। उसमें क्या चेंज होगा, जो आपने, चलो उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले इसमें एक पॉइंट और रह गया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर ट्रांसमिशन का पूरा केस वापस डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, मैंने यहां लिख दिया है। ये जो दो टॉपिक हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजिंग न्यूटन्स रिंग, इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, आपकी जो फिल्म है, जो इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और इसके बीच में है, हमने उसको एयर कंसिडर किया था। अगर यहां पर एक हम लिक्विड फिल कर दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमें चर्चा करनी है। एक बात और चर्चा करनी है, वो ये है कि अगर ये म्यू पता हो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, तो जो लाइट हमने इंसिडेंट कराई है उसका वेवलेंथ निकालना हो तब क्या करेंगे? इन दोनों में से एक चीज गिवन होगी। अगर लैम्डा गिवन होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोन है तो लैम्डा निकालना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, ये है डायामीटर ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, जिसको हमने लिखा 4r लैम्डा बाय म्यू, n प्लस हाफ। अब मैं n प्लस pth ब्राइट रिंग की बात करूं तो इट विल बी dn प्लस p का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 4r लैम्डा म्यू n प्लस p प्लस हाफ। ये आपकी दो इक्वेशंस हो गई। अब आप इक्वेशन नंबर 2 में से फर्स्ट को घटाएंगे तब क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा dn प्लस p का होल स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इक्वल टू 4r लैम्डा बाय म्यू, और यहां से आपका आ जाएगा p, और इसको 4rp को इस साइड ले आएंगे तो क्या बन जाएगा आपका लैम्डा बाय म्यू इक्वल टू dn प्लस p का होल स्क्वायर माइनस dn होल स्क्वायर अपॉन 4rp। ये वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिससे ये दोनों चीजें आपकी निकल आएंगी। dn क्या है, dn प्लस p क्या है, डायामीटर ऑफ n प्लस pth ब्राइट रिंग। dn क्या है, डायामीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जो हमें ऑलरेडी नोन होगा। p क्या है, p है मान लीजिए पहले हमने बोला कि सेकंड ब्राइट फ्रिंज, ये तो वैल्यू हो गई n की। फिर हमने कहा कि इसके बाद 8वां, पहले हमने दूसरे ब्राइट रिंग का रेडियस डायमीटर निकाल लिया, फिर 8वें का निकाला, तो 8वां इससे कितने आगे हुआ, 6 आगे हुआ, तो p इज 6 एंड n प्लस p इज 8th। यहां पर यदि हमें dn प्लस p, dn, r और p ये सब नोन हो और यहां से कोई एक चीज नोन हो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोन है तो मैं लैम्डा निकाल सकता हूं, और यदि मुझे लैम्डा नोन हो तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता हूं। तो यहां पर एक वेरिएबल आपको मिलेगा, बाकी सारे नोन होंगे, तो आप उस वेरिएबल को आसानी से निकाल सकते हो। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यही है। अब यहां से आप ये बोल सकते हैं कि इस फॉर्मूले में आप डायरेक्टली nth ब्राइट रिंग का डायमीटर निकाल लेते तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। अब इसमें दिक्कत क्या है आप वो समझिए। इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसे होता है, आपका एक प्लेन ग्लास स्लैब होगा, उसके ऊपर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होगा, और ऊपर से हम प्लेन वेव एक लाइट इंसिडेंट कराएंगे, और जो रिफ्लेक्ट बैक हुई उसको हम वापस जाके जो रिफ्लेक्ट बैक लाइट का इंटरफेरेंस है उसको स्टडी करेंगे। जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई उसको हम देखते कैसे हैं, उसको हम टेलीस्कोप से देखते हैं। मूविंग टेलीस्कोप आपका होता है इस तरह का, और टेलीस्कोप में क्रॉस वायर होती है, आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लैब में। तो आप क्या करेंगे, उस टेलीस्कोप को यहां ऐसे लगाएंगे फ्रिंजेस के ऊपर, और स्टार्टिंग में मान लीजिए आपने उस क्रॉस फ्रिंज को यहां लगा लिया, ठीक है। अब आपको निकालना है कि आप अगर इस फॉर्मूले को यूज करते तो आपको क्या निकालना था, आपको dn nth ब्राइट रिंग का डायमीटर निकालना था। तो आप मान लीजिए ये आपका nth ब्राइट रिंग है, तो आप क्या करेंगे, आपके टेलीस्कोप की पोजीशन यहां नोट डाउन कर लेंगे, फिर टेलीस्कोप मूव किया यहां की पोजीशन को नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन वो फ्रिंजेस इतनी क्लोज होती हैं कि एग्जैक्टली टेलीस्कोप को उसके ऊपर रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और उसके ऊपर मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप dn को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। लेकिन आप क्या कर सकते हो, ये बोल सकते हो आप कि मैं NH से जब n प्लस pth के बीच में गया, मैं टेलीस्कोप को ऐसे आगे मूव करता रहूंगा और ये गिनता रहूंगा कि कितनी फ्रिंजेस क्रॉस हो गई। आप मान लीजिए पहले आपने n की वैल्यू 100 है, n प्लस p की वैल्यू आपकी 150 है, मतलब p की वैल्यू 50 है, 50 एक्स्ट्रा है। तो आप टेलीस्कोप को मूव करते जाएंगे और आप फ्रिंजेस गिनते जाएंगे कि कितनी फ्रिंजेस पास हो गई, वो गिनना आसान है। तो अब जब आप फ्रिंजेस को गिन लोगे तो आपके पास यहां से यहां का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, और उस डिस्टेंस को निकाल के उस डिस्टेंस को नाप पाना आसान है। तो आपको dn और dn प्लस p का डिफरेंस निकालना आसान है। इसको आप एक एनालॉजी से और देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आपको पेपर की थिकनेस नापनी है, तो एक पेपर की थिकनेस को नापना मुश्किल है। आप क्या करेंगे, अगर आपके पास एक रिम है पेपर्स की, उस पूरे की थिकनेस नाप ली और नंबर ऑफ पेपर्स गिन लिए, तो थिकनेस अपॉन नंबर ऑफ पेपर्स इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर। कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्मूले को हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वहां पर मेजरमेंट करना मुश्किल है, और मेजरमेंट आसान है नंबर ऑफ फ्रिंजेस को गिनना, उसमें ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। तो कुल मिला के बाकी सारे पैरामीटर्स आपको गिवन होंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल होगा, बाकी सबको पुट करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये हमने रिफ्लेक्शन के केस में कंप्लीट डिस्कशन किया। इसके अलावा अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो कहां अंतर आएगा वो देख लेते हैं एक बार। ट्रांसमिशन के केस में जब पाथ डिफरेंस की बात करेंगे तो सिर्फ 2 म्यू टी आता है, λ/2 का जो फैक्टर है वो नहीं आता। तो यहां पर आप जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो 2 म्यू टी विल बी इक्वल टू n लैम्डा, और आपका ये वाला फॉर्मूला जो निकल के आया था dn² इक्वल टू 8RT, वो तो सेम ही रहेगा। अब इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो t की वैल्यू यहां से पुट करो, dn² इक्वल टू 8RT इज n लैम्डा बाय 2 म्यू, ये आपका हो गया 4R लैम्डा बाय म्यू इंटू n dn²। यहां पर क्या आया था, dn इक्वल टू 4R लैम्डा म्यू n प्लस हाफ आया था। यहां पर जब आप n को 0 पुट करोगे तो आपका डायामीटर जो 0 आया वो आया 0। इसका एक मतलब ये भी है कि जो ट्रांसमिशन के कारण आपका इंटरफेरेंस बनेगा उसमें सेंट्रल लाइन आपकी क्या होगी, ब्राइट होगी, क्योंकि वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन से हमने निकाला है। रिपीट कर देता हूं मैं एक बार। जब सेंट्रल लाइन से रिफ्लेक्शन की हमने इंटरफेरेंस स्टडी की तो इनके बीच में λ/2 का पाथ डिफरेंस आ रहा था, इसलिए सेंटर पर एक क्या बना था, ब्राइट डार्क स्पॉट, और फिर आपका अल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस ऐसे बनी थी। जब आप ट्रांसमिशन की स्टडी करेंगे, रे यहां से एक ट्रांसमिट हुई और दूसरी भी ट्रांसमिट हुई, तो इन दोनों रेज के बीच में λ/2 का पाथ डिफरेंस नहीं आता, यहां हमने नहीं लिखा है। तो λ/2 का पाथ डिफरेंस नहीं आता, इसका मतलब दोनों कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करेंगे और सेंटर पर आपका ब्राइट स्पॉट बनेगा, उसके बाद डार्क स्पॉट बनेगा। तो आप रिफ्लेक्शन के केस में सेंटर पर डार्क स्पॉट और ट्रांसमिशन के केस में सेंटर पर ब्राइट स्पॉट बनता है। ये आपका सवाल भी आता है पेपर में। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, n को 0 पुट करोगे तो फर्स्ट जो ब्राइट है ट्रांसमिशन के केस में वो सेंटर पे मिलता है, डायमीटर 0 पे। नेक्स्ट कहां मिलेगा, आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये आपका ट्रांसमिशन के केस का भी हमने डिस्कशन कर लिया।
तो इस तरीके से न्यूटन्स रिंग का कंप्लीट डिस्कशन आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।